वीडियो में हमारे प्रथम कोटि का डेरिवेशन कंप्लीट था। अब प्रथम कोटि के तहत हम अंतराल इंटरवेल इक्वेशन देखेंगे। तो अंतराल समीकरण क्या होता है? अंतराल समीकरण यानी प्रथम कोटि की सहायता से हम अंतराल समीकरण ज्ञात करेंगे। अंतराल समीकरण क्या होता है? अंतराल समीकरण क्यों काम में लिया जाता है? तो यदि यदि अभिकार एक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात न हो तो वेग स्थिरांक का निर्धारण की सहायता से अब अंतराल समीकरण का सूत्र ज्ञात किया जाता है। तो अंतराल समीकरण कब काम में लिया जाता है? यदि अभिकारक ए, जैसे हमने प्रारंभ में लिया अभिकारक ए और ये पी, तो अभिकारक ए की यदि प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात न हो, अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात न हो तो वेग स्थिरांक के निर्धारण हेतु वेग स्थिरांक के निर्धारण हेतु अंतराल समीकरण का सूत्र का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें देखो यह सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यदि अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात न हो तो वेग स्थिरांक के निर्धारण के लिए अंतराल सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यदि अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता, जैसे हमें ये हमारी रिएक्शन है ए और ये पी प्रोडक्ट बनाता है, तो यहाँ अभिकारक ए है तो अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात न हो, यदि अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात न हो, प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात न हो तो वेग स्थिरांक के निर्धारण के लिए अंतराल सूत्र का उपयोग किया जाता है। अब अंतराल सूत्र कैसे निकाला जाता है? तो हमने समीकरण 6 पढ़ा। तो समीकरण 6 क्या था? तो टी, तो इसमें देखो माना कि समय T1 व T2 पर, माना कि समय T1 व T2 पर अभिकारकों की मात्रा x1 व x2 में अपघटित हो जाती है, अपघटित हो जाती है। तो इसमें हम समीकरण 7 से देखते हैं। तो समीकरण 7 के तहत देखो, हमने समीकरण 7 क्या था हमारा? तो यदि अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात न हो तो वेग स्थिरांक के निर्धारण के लिए अंतराल सूत्र का उपयोग किया जाता है। अब माना कि समय T1 और T2 तो भिन्न समय पर अभिकारक की क्रम से x1 और x2 में क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यहां हम देखेंगे समीकरण 6 के तहत हमने जो निकाला, तो यहां हमारा समीकरण 6 क्या था? देखो T बराबर 2.303 K1 log A अपॉन A माइनस एक्स, ये था समीकरण हमारा क्या था? 6 T बराबर 2.303 K1 log A अपॉन A माइनस एक्स। तो इसमें देखो T1 समय पर 2.303 K1 log A अपॉन A माइनस एक्स हो गया x1। ये समीकरण हमारा क्या था? 6 था ही। तो इसको हम मान लिया इसके तहत 6a, 6 क्या मान लिया? a, और ये T2 2.303 अपॉन K1 log
ए अपॉन ए माइनस एक्स टू, ये हो गया 6b, ये क्या हो गया 6b। तो 6b में 6 ए घटाते हैं तो समीकरण 6b में से 6a को घटाने पर तो घटाते हैं तो देखो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो ये कॉमन में ले लेते हैं तो 2.303 K1, यहाँ log a अपॉन ए माइनस एक्स टू माइनस log a अपॉन ए माइनस एक्स वन हो गया। तो यहाँ देखो T2 माइनस T1 बराबर 2.303 log 2.303 अपॉन K1, तो इसमें log घटाया हमने तो यहाँ हो गया log ए से कैंसिल हो गया, इसमें कॉमन ले लिया log, तो a माइनस एक्स वन अपॉन ए माइनस एक्स टू हो गया। ये समीकरण कौन सा हो गया, हमने उसमें उसके तहत ले लिया 11, ये कौन सा हो गया 11 समीकरण हो गया डायरेक्ट, हमने इसके तहत ले लिया अंतराल समीकरण। अब यहां इसको ले रहे हम log a अपॉन ए माइनस एक्स वन अपॉन ए माइनस एक्स टू हो गया बराबर K1 बराबर K1 2.303 T2 माइनस T1 हो गया। अब इसमें ग्राफ खींचते हैं तो देखो दोबारा देखना, तो ये हो गया T बराबर 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन ए माइनस एक्स, ये हमारा छठवां समीकरण कंप्लीट था। तो इसमें देखो आगे, तो इसका हमने ये T1 और T2 समय पर भिन्न भिन्न समय पर इसकी सांद्रता विकारक है वो अपघटित हो जाते हैं। तो T1 बराबर 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन ए माइनस एक्स वन, ये समीकरण हो गया 6a। T2 समय पर देगा 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन ए माइनस एक्स टू, ये समीकरण हो गया 6b। तो यहाँ समीकरण 6b में से समीकरण 6a को घटाने पर तो ये हो गया T2 माइनस T1 2.303, इसको को घटाया हमने तो T2 माइनस T1 ये कॉमन में आ गया माइनस में, तो इसको पक्ष में ले लिया 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन ए माइनस एक्स टू माइनस log a माइनस एक्स वन, तो इसका हो गया T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन K1 log a माइनस एक्स वन अपॉन ए माइनस एक्स टू, ये समीकरण हो गया हमारा 11। अब इसका हो गया log a माइनस एक्स वन अपॉन ए माइनस एक्स टू बराबर K1 2.303 और T2 माइनस T1, तो ये समीकरण हो गया हमारा समीकरण 12। अब समीकरण 12 अंतराल सूत्र के तहत इसमें देखो हम, तो समीकरण 12 का अंतराल सूत्र, तो समीकरण 12 में log a माइनस एक्स वन ए माइनस एक्स टू तथा T2 माइनस T1 के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल K1 अपॉन 2.303 प्राप्त होता है।
तो यहाँ log a अपॉन a माइनस एक्स 1 अपॉन a माइनस एक्स 2 तथा t2 माइनस t1 के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल k1 2.303 प्राप्त होती है। तो यहाँ देखो इसमें तो डेल x अपॉन डेल t बराबर k1 या tan थीटा बराबर k1 2.303 ये प्राप्त होती है। तो इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो ये हो गया log a माइनस x1 और a माइनस x2 और ये होगा t2 माइनस t1। तो इसमें एक सरल रेखा का ढाल इस प्रकार होता है। इसमें हो गया डेल x डेल t। तो ये हो गया डेल x अपॉन डेल t बराबर क्या हो गया tan थीटा बराबर k1 2.303 के रूप में प्राप्त होती है। तो ये हमारा कंप्लीट है अंतराल समीकरण यानी इंटरवल इक्वेशन। तो इंटरवल इक्वेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता में ज्ञात न हो तो उसके वेग निर्धारण के लिए वेग स्थान के निर्धारण के लिए अंतराल सूत्र का उपयोग किया जाता है। और अंतराल सूत्र के तहत प्रारंभिक सांद्रता किसी भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात की जा सकती है। इस कारण इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें अंतराल इंटरवल इक्वेशन के बाद हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अर्धायुकाल। प्रथम कोटि का अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल प्रथम कोटि का अर्धायुकाल कैसे ज्ञात करते हैं? तो प्रथम कोटि का अर्ध आयु काल। तो सबसे पहले देखो अर्धायुकाल क्या होता है। हमने प्रथम कोटि पढ़ी, अब उसका पढ़ेंगे अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता का आधा भाग उत्पाद में बदलने में लगा समय क्या कहलाता है? अर्धायुकाल। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता का आधा भाग उत्पाद बदलने में लगा समय क्या कहलाता है? अर्धायुकाल। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित या रूपांतरित होने में लगा समय अर्धायुकाल आयु काल कहलाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता
का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय क्या कहलाता है? अर्धवायु काल। और अर्धवायु काल को किससे दर्शाते हैं? T1/2 के तहत दर्शाते हैं। किससे? T1/2। तो अर्धवायु काल को दर्शाते T1/2। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, तो इसके क्या है? ए। क्या था इसका? ए। तो उसका आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय क्या कहलाता है? अर्धायु काल। तो इसके हम प्रथम कोटि का हमने पढ़ रहे हैं, तो प्रथम कोटि का हमने निकाला, प्रथम कोटि का टी समय निकाला, तो टी क्या था इसमें? तो टी बराबर 2.303 K1 log A/A-x, यही था। तो इसमें T1/2 लेते हैं अर्धायु काल। T1/2 बराबर 2.303 अपॉन K1 log, यहां प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग तो A/2 x है, वो उत्पाद में बदलती है, तो प्रारंभिक सांद्रता ए होती है ना, उसका आधा भाग, तो 2 का भाग दे दो, तो ये होगी A/A-2 हो गया। तो T1/2 बराबर 2, इसके न्यूमेरिकल आते हैं बहुत, इसमें 2 नंबर का 1 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ लेता है बोर्ड में हर बार एग्जाम, इसका एग्जाम्पल में जरूर आता है इसका एग्जाम में। तो यहाँ देखो 2.303 अपॉन K log A, अब 2A-A/2 हो गया। तो यहाँ T1/2 बराबर 2.303 अपॉन K1 log, क्या देखो 2A, ये ऊपर लोप हो गया, 2A अपॉन 2A में से A बाकी निकाला तो A, तो यहाँ कैंसिल हो गया A, तो क्या हो गया? T1/2 बराबर 2.303 अपॉन K1 log 2। अब log 2 का मान क्या होता है? यहां देखो log 2 बराबर होता है 2.303। log 2 का मान क्या है? सॉरी 0.3010। log 2 का मान क्या होता है? 0.3010। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो T1/2 बराबर 2.303 अपॉन K1 log का मान ये रखा हमने, तो इंटू 0.3010, तो इसका मान होगा T1/2 बराबर, मल्टीप्लाई किया तो यहां देखो 0.693 अपॉन K1, 0.693 अपॉन K1 हो गया। तो ये हमारा समीकरण जो भी है इसको हमने मान लिया C, हमने 2 तो माने थे, तो ये 6C, तो समीकरण 6C को प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल समीकरण कहते हैं। तो समीकरण 6C को प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल समीकरण कहते हैं। तो ये T1/2 बराबर 0.693 अपॉन K1, तो देखो हमने ये T समय निकाला था समीकरण 5 के तहत, तो T बराबर 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A-x। तो यहाँ अर्धायुकाल को क्या कहते हैं? T1/2 के द्वारा दर्शाते हैं। तो T1/2 बराबर 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A-। अब प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग, प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग, ये प्रारंभिक सांद्रता क्या थी हमारी? A, और ये A/2, तो ये उत्पाद में x में बदल गई थी, उसका आधा भाग हमने 2 का भाग दे दिया। तो T1/2 बराबर 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन 2A अपॉन A/2, इन लोप हो गया, ऊपर चला गया। तो T1/2 बराबर 2.303 अपॉन K1 log 2A अपॉन A, तो A से कैंसिल हो गया। तो T1/2 बराबर
2.303 अपॉन K1 log 2, और log 2 का मतलब मान कितना होता है 0.3010, तो T1/2 बराबर 2.303 अपॉन K1 log 0.3010 या 3010 से हम मल्टीप्लाई किया तो इसका मान हो गया T1/2 बराबर 0.693 अपॉन K1। तो ये समीकरण हो गया हमारा 6C। तो समीकरण 6C को प्रथम कोटि का अर्धायुकाल समीकरण कहते हैं। तो अर्धायुकाल समीकरण से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायुकाल के अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो यहां देखो तो समीकरण अर्धायुकाल समीकरण से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो समीकरण 6C से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि अर्धायुकाल अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो समीकरण 6C से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि अर्धायुकाल अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता पर यहाँ कोई प्रारंभिक सांद्रता है तो इस पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन T1/2 ये व्युत्क्रमणुपाती होती है। तो प्रथम कोटि का अर्धायुकाल प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक के क्या होता है व्युत्क्रमणुपाती। क्या होता है व्युत्क्रमणुपाती होता है। तो प्रथम कोटि का अर्धायुकाल प्रथम कोटि का अर्धायुकाल प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक K1 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये प्रथम कोटि का अर्धायुकाल हमारा कंप्लीट है। अब इसके मात्रक देखो तो इसकी इकाई या मात्रक क्या होता है प्रथम कोटि की इकाई प्रथम कोटि की इकाई क्या होती है K1 बराबर मोल लीटर बटावा 1 माइनस या नीचे ना 1 माइनस n प्रति सेकंड। तो यहाँ K1 बराबर मोल बटावा लीटर 1 माइनस 1 प्रति सेकंड। तो इसका हो गया 0, तो इसके हो गया प्रति सेकंड। इसकी क्या होगी K1 बराबर क्या होगी प्रति सेकंड। तो प्रथम कोटि की है ये प्रति सेकंड। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। तो पहला उदाहरण देखो, इसमें अमोनियम नाइट्राइड है प्रथम कोटि का उदाहरण। प्रथम कोटि का उदाहरण पहला उदाहरण क्या है अमोनियम नाइट्राइड के विघटन
उसमें विघटन प्रथम कोटि होता है, प्रथम कोटि होती है। तो इसका देखो, तो अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2, इसका हम करते हैं तो N2 प्लस 2H2, N2 प्लस 2H2, इसको हम गर्म करते हैं तो यह विक्रिया कैसी होती है? प्रथम कोटि की विक्रिया होती है। कैसी होती है? प्रथम कोटि की विक्रिया होती है। अगला देखो, एजो आइसोप्रोपेन का उसमें अपघटन, एजो आइसोप्रोपेन का उसमें अपघटन, उसमें अपघटन, ये भी प्रथम कोटि का होता है। तो यहां देखो, इसका हम करा रहे हैं, इसका उसमें अपघटन करा रहे हैं, तो यहाँ N2 प्लस C6H14 हेक्सेन, ये भी फिर है रेडियो एक्टिव विकिरणों का विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि होती है, ये प्रथम कोटि की होती है। जितने भी रेडियो एक्टिव विकिरणों के द्वारा विघटन होता है वो प्रथम कोटि की होता है। तो अमोनियम नाइट्राइड के विघटन प्रथम कोटि की होती है। ये जो आइसोप्रोपेन का उसमें अपघटन वो भी प्रथम कोटि का होता है, और रेडियो एक्टिव विघटन ये भी प्रथम कोटि का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि की विक्रिया होती है, तो और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो वो सदैव शून्य कोटि की होती है। तो अब इसके हमारे प्रथम कोटि का अंतराल समीकरण हो गया, अर्ध कोटि हो गई और प्रथम कोटि का उदाहरण हो गया, कंप्लीट है।